हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5 का। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उद्योग के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल करते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है और इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। यानी हम कह रहे हैं कि जो कागज बन रहे हैं, जो पुस्तिका बन रही है, वृक्षों से ही बनता है। फिर उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है उन वृक्षों को, उन पेड़ों के जो तने होते हैं उनको, और वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। जो काष्ठ लुगदी होती है उसको हम रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाते हैं। मिलाने के बाद अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है और वहां से यह रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है और इस प्रकार से यह लोगों के हाथों में पहुंचता है। तो बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा हम देखते हैं तो हमें पुस्तिकाओं का निर्माण, पेज का निर्माण देखने को मिलता है। ये सारे किसमें आएंगे? जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था कि प्राथमिक क्रियाकलाप, इसके जो पीछे पढ़े थे द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप, तृतीयक। तो ये देखिए यहाँ दे रहा है कि द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण। तो विनिर्माण में क्या हो रहा है? जो कच्चे माल है, प्राथमिक स्तर में हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, वो हो गया हमारा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप। अब क्या हो रहा है उस पेड़ों की कटाई का, कि जो भी लकड़ी हमें मिल रही है तो उससे हम उस कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। विनिर्माण द्वारा उसका रूप परिवर्तित किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज फिर अभ्यास पुस्तिकाओं के रूप में वो उसका रूप बदल जाता है। और ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का देखें तो उद्योग का संबंध है आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार जो लोहा होता है और इस्पात, ये उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। यानी इसमें हम देखें तो जो लोहा है या इस्पात उद्योग है, उस पे बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन निर्भर है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग, ये सारे चीजें हम आती हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। जो उद्योगों का वर्गीकरण होता है, इसमें हम क्या करते हैं? उद्योगों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पे उद्योगों का हम वर्गीकरण करते हैं। कच्चा माल में जैसे हो गया किस प्रकार का वो उद्योग है, जैसे कच्चे माल के उपयोग के आधार पे हम कृषि पे आधारित उद्योग रख सकते हैं। कोई खनिज आधारित उद्योग होता है, यानी उसमें सिर्फ खनिज संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उस उद्योग में। समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग हो सकते हैं। इस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित जो उद्योग, उसमें क्या होगा? कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का ही उपयोग हम करेंगे। खाद्य संसाधन हो गया, वनस्पति तेल बनाते हैं, सूती वस्त्र बनाते हैं, डेयरी उत्पाद है या चर्म उद्योग है। तो ये सारे की सारी चीजें क्या है? ये सब कृषि आधारित उद्योगों के ये सब उदाहरण हैं। यदि हम खनिज आधारित उद्योग देखें तो खनिज आधारित उद्योग में आते हैं प्राथमिक उद्योग हैं, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण भी करते हैं। अयस्क जो हम निकालते हैं हर एक खनिजों का, इससे निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाने में, ये सारे में किया जाता है। यदि हम समुद्र आधारित उद्योग की बात करें तो इसमें क्या होगा कि सागरों और जो महासागर होते हैं, महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं इसमें। जैसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, मत्स्य तेल निर्माण है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मछलियां जो सागरों से उत्पन्न होती हैं, उत्पादन किया जाता है, इन सब का उपयोग हम करेंगे उसमें। तो ये हो गए हमारे समुद्र आधारित उद्योग। आगे हम देखते हैं वन आधारित उद्योग। जो वन आधारित उद्योग हो गया, इसमें हम वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी एवं कागज हो गया, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग। ये सारे क्या हो गए? ये हमारे वन आधारित उद्योग हो गए। अब देखते हैं आकार के आधार पे। तो देख लिया हमने कच्चे माल के आधार पे प्रकारों में बांटा है। अब देखते हैं आकार के आधार पे उद्योगों को किस किस भाग में बांटा गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है।
देखिए देखते हैं आकार के आधार पे देखते हैं तो दिया है कि आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, यानी नियोजित लोगों की संख्या कितनी है उसमें, उत्पादन की मात्रा से है, उत्पादन की मात्रा कितनी है। आकार के आधार पे देखें तो उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। तो देखिए जो कुटीर या जो घरेलू उद्योग है, छोटे पैमाने के सब उद्योग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, हम देखें तो इसके अंतर्गत दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी बुनना। इसके साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण है ये सारे। इसमें इस प्रकार की वस्तु उत्पन्न की जाती हैं। जो बड़े पैमाने के उद्योग होंगे इसमें क्या होगा, जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं इसमें बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हम करेंगे। उनकी तुलना छोटे पैमाने के उद्योग और कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश बहुत अधिक किया जाता है, पूंजी बहुत अधिक लगेगी। जिसमें प्रयुक्त प्रौद्योगिकी होती है वो उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी तकनीक का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसमें जैसे हम रेशम बुनाई हो गया, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का जो हम उत्पादन बड़े पैमाने पे करते हैं, ये आ जाएंगे हमारे किस बड़े पैमाने के उद्योग के अंतर्गत। स्वामित्व, वो तो अब हो गया आकार के आधार पर, हमने पहले देख लिया कच्चे माल के आधार पे, प्रकार, उपयोग के आधार पे उनका। दूसरा हो गया आकार के आधार पे, आकार का आधार पे हमने निर्धारित किया है उसमें इन्वेस्ट यानी निवेश कितना, हम धन राशि का कितना निवेश कर पा रहे हैं। अब देखेंगे हम स्वामित्व के आधार पे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को किन किन श्रेणियों में बांटा जाता है। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र और राजस्व स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, यानी एक हो गया प्राइवेट, एक हो गया गवर्नमेंट। तो एक निजी हो गया, एक हो गया सार्वजनिक, और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। संयुक्त क्षेत्र यानी इसमें क्या होता है, कई लोगों का उस पर आधिपत्य होगा संयुक्त क्षेत्र में। देखिए जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, उद्योगों का स्वामित्व और संचालन ये तो एक व्यक्ति द्वारा ही या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है। जो निजी होगा यानी व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, उस पे समूह का आधिपत्य अधिकार, या फिर एक व्यक्ति का हो सकता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है उनका क्या होता है, इन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन क्या करेगी, सरकार द्वारा होता है। जो सार्वजनिक है उसका संचालन सरकार करेगी, जैसे जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो कंपनियां हैं, इस पे क्या है संचालन, ये सारे बता रहा है कि सार्वजनिक स्वामित्व वाले ये सारे होंगे उद्योग। फिर ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, तो संयुक्त क्षेत्र में क्या होगा देखते हैं। इसमें स्वामित्व और संचालन जो होगा, जैसे स्वामित्व और संचालन हो गया, ये राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के एक समूह द्वारा होता है, जो संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो राज्यों का भी हो सकता है इसमें, और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक समूह का होगा। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, ये है संयुक्त क्षेत्र का एक उद्योग है, यानी इसमें कई उद्योगपतियों का इस पे आधिपत्य है, न कि सिर्फ एक उद्योगपति होगा। सहकारी क्षेत्र देखते हैं, सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं इन पे स्वामित्व किनका होगा, तो इनका स्वामित्व और संचालन जो होता है कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, जो सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का हम नाम सुनते हैं, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या फिर सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के, ये सब एक उत्तम उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र, जैसे यहाँ दिया उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक। देखिए यहाँ पे दिया है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे ढंग से दिया है, सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कि क्या क्या चाहिए उसमें। सबसे पहले तो कच्चा माल चाहिए, उसमें श्रम चाहिए, फिर पूंजी चाहिए, बाजार भी होना चाहिए, बाजार आवश्यक है, और जल की भी आवश्यकता पड़ती है किसी भी उद्योग को स्थापित करने में। उसके साथ साथ विद्युत, भूमि, परिवहन और संचार, ये सारी चीजें आवश्यक है उद्योग की अवस्थिति के लिए और उसके विकास के लिए। आइए यहाँ विस्तार से देखते हैं। दिया है कि वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, ये सारे एक उद्योग की अवस्थिति को कहेंगे प्रभावित करते हैं। देखिए उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पे विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत अथवा अन्य अवसंरचना जैसे
प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास में वृद्धि होता है। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता है तो हमें देखने को मिलेगा जो शहर हैं, जो नगर हैं, उनका विकास में वृद्धि होता है। आगे देखते हैं औद्योगिक तंत्र। देखिए औद्योगिक तंत्र में दिया है कि औद्योगिक तंत्र क्या होता है। तो जो औद्योगिक तंत्र होता है इसमें कैसे ये तंत्र का निर्माण होगा। इसमें पहले तो निवेश होगा, एक प्रक्रम होता है, और निर्गत शामिल है। यानी निवेश यानी हम कितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी पूंजी लगा रहे हैं। प्रक्रम किस प्रक्रिया के तहत उसमें उत्पाद तैयार हो रहे हैं, और निर्गत कितने मात्रा में वहां से सामान निकल रहा है। तो निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत के साथ साथ जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल होते हैं। प्रक्रम में हम देखें तो प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं इसमें, जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत यानी अंतिम उत्पाद, और इससे अर्जित आय होता है। निर्गत में वही जो अंतिम उत्पाद क्या मिला, उसके द्वारा हमें आय कितना मिल रहा है, तो इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, निर्गत के अंतर्गत शामिल करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग को देखें तो इसके संदर्भ में जो कपास होता है, मानव श्रम हो गया, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वो भी एक उत्पादन है, एक उत्पाद ही है, तैयार किया जाता है उद्योगों द्वारा, कहेंगे एक प्रकार के उद्योग द्वारा, मिलों द्वारा। औद्योगिक प्रदेश का विकास कैसे होता है। देखिए दिया है कि जो औद्योगिक प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हो जाते हैं, या उनका एक समूह बन जाता है और वे अपने निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, ये सारे कहेंगे एक प्रकार के बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं। यानी इसमें बहुत सारे उद्योग स्थापित रहते हैं और एक दूसरे पे वो आश्रित भी रहते हैं। यानी जैसे कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री है और कोई उद्योग है वहां पर स्थापित है, तो उसके अलग अलग पुर्जे अलग अलग उद्योगों में तैयार हो रहे हैं, और वहां पे सबको मिला करके वहां पे वो अब एक जगह पूरा कार तैयार हो रहा है। इस प्रकार से ये सारे एक दूसरे के लाभ मिल जाते हैं कि हमें दूर से किसी उसका एक एक पार्ट कहीं दूसरे एरिया से नहीं मंगाना पड़ेगा, परिवहन का खर्च बचेगा। तो इसका भी ये फायदा देखने को मिलता है औद्योगिक प्रदेश का। मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप बनाए जाते हैं। विशेष तौर पर जैसे कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं औद्योगिक प्रदेश। भारत के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करें तो जैसे हो गया हमारा मुंबई पूरे समूह हो गया, ये एक औद्योगिक प्रदेश है। बंगलौर हो गया तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश पश्चिम बंगाल में, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश में बहुत सारे उद्योग स्थापित रहते हैं। छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश हो गया विशाखापट्टनम, और गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सारे क्या है, औद्योगिक प्रदेश के उदाहरण हैं भारत के। औद्योगिक विपदा क्या होती है। देखिए औद्योगिक विपदा में क्या होता है कि मुख्य रूप से तकनीकी विफलता, यानी जिस तरीके से वो संचालन हो रहा है, जिस तरीके से उसमें क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो वो विफल हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। तो संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण ऐसी घटनाएं हमें घटित हो जाती हैं। जैसे कि हम भोपाल त्रासदी को देखते हैं, जो कि 3 दिसंबर 1984 को लगभग ये घटा था। कब? 12:30 बजे करीब घटा था। अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है जो भोपाल त्रासदी गैस रिसाव हुआ था। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी। इसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। इसमें तो हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इसके अंतर्गत जो दुर्घटना हुई थी, इसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड प्रक्रिया, इसमें बहुत सारे प्रतिक्रियाशील उत्पाद भी साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का भी रिसाव हुआ था। और 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार इसमें 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग बच गए। वे आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ प्रकृति, इस प्रकार की विकृतियों से आज भी पीड़ित हमें देखने को मिलेंगे। इसके आगे देखते हैं हम लोग।
23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो चोंगकिंग में गैस कूप विस्फोट से भी 243 लोगों की मौत हुई थी तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ा था और कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर भी गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी आपदाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। हम जोखिम को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, जैसे जो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को हम औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखना चाहिए, या फिर जो उद्योग है उनको हमें बाहर स्थापित करना चाहिए। उद्योगों के समीप जो बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण व उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना भी चाहिए, और आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें शामिल जो उद्योग हैं, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ और सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल किए जाते हैं। जो आधुनिक उन्नत किस्म के जो वर्तमान समय उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, इनको सनराइज उद्योग के अंतर्गत हम रखते हैं, सनराइज उद्योग की श्रेणी में। उद्योग प्रमुख उद्योगों का वितरण, जैसे हम विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो गए। तो लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी तो थोड़ा नया है, नया उभरता हुआ इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, इसमें है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योगों में देखें तो भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में शायद अधिकतर संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में देखें हम तो मुख्य केंद्र है मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में है। सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया यूएसए में, यहाँ पे बहुत जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। भारत में देखें तो बेंगलुरु जो प्रदेश है, ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। आगे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में देखते हैं। देखिए, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में हम श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है और इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात हम जानते हैं कि कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, तो अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। इसमें शामिल है एल्युमिनियम, निकेल, तांबा, ये सारी चीजें। जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसके मिश्र धातुएं बनाई जा सकते हैं। मिश्र धातु जो है इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। देखिए, इस्पात जो होता है प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। मेरुदंड यानी जितने भी उद्योग होते हैं, स्थापित होते हैं, उनमें जो इस्पात उद्योग है इनकी प्रधानता तो होती है। इस्पात उद्योग बहुत ही आवश्यक है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों, मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि हमारी सेफ्टी पिन, हमारी सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बने हैं। तेल कूप इस्पात से बने मशीनों से बेरित किए जाते हैं। इस्पात की पाइप जो होती है, पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। जो विशाल भवनों का ढांचा है वो भी इस्पात से बनाया जाता है। और साथ ही 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था। तो उस वाले क्षेत्र में हम देखें तो जो इस्पात उद्योग स्थापित होते थे वहां पे होते थे, क्योंकि इनको बहुत आवश्यक होता है विद्युत की आपूर्ति, जल भी चाहिए, कच्चा माल इस्पात के लिए जहाँ पे ये लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र थे वहां पर स्थापित किए जाते थे ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्च बच सके। देखिए, बाद के उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप हुआ, यानी नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट स्थापित होने लगे। भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात का निर्माण कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से भी आयात करना पड़ता था, तो ताकि इसलिए पत्तनों के समीप स्थापित किया जाता था ताकि आसानी हो सके उनको आयात करने में या फिर निर्यात करने में। यदि हमारे यहाँ ज्यादा उत्पादन होता है तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार बाजार के साथ साथ हम देखें तो बाजार का लाभ होते हुए भी लेते हुए विकसित हुए हैं। यानी ये सारी चीज यहाँ पे होंगी वहां पे विकसित हमें देखने को मिलता है, इस प्रकार के उद्योग विकसित होंगे। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र देखें भारत में तो भारत में हो गया जैसे भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बर्नपुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है। ये सब जो 4 राज्यों में फैले माने पास पास स्थित है। जैसे भिलाई हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, दुर्गापुर हो गया हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, जमशेदपुर हमारा हो गया झारखंड में हो गया, इस तरह से राउरकेला उड़ीसा, बोकारो उड़ीसा। और लेकिन हम देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये चारों राज्य बिल्कुल एक पास सटे हुए हैं और ये सब मिलाकर एक कहें कि औद्योगिक प्रदेश बनाते हैं। तो ये इसी में हम देखें तो चारों राज्यों में अधिकांशतः ये सारे इस्पात उत्पादक केंद्र विकसित हैं और ये 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में हो गए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गए, सलेम हो गया तमिलनाडु में। अन्य ये सारे के सारे महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। आइए हम जमशेदपुर के बारे में देखते हैं कि कब बना। देखिए जमशेदपुर जो है 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का मात्र कारखाना था। यह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को ये निजी स्वामित्व में था, निजी कंपनी कह सकते हैं कि ये था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए सरकार ने। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां हैं। इन नदियों के संगम के समीप ही साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, जमशेदपुर रखा गया। साकची का नाम जमशेदपुर हो गया और भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है टाटा इस्पात कार्य, ये होगी हमारी स्वर्ण रेखा नदी, ये होगी खरकई नदी, यहाँ पे दे रहा है टाटा नगर रेलवे स्टेशन, ये हो गया टाटा इस्पात कार्य। आदित्यपुर भी देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये उस क्षेत्र का जो कहें कि जमशेदपुर जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है तो ये उसका दिया हुआ है क्षेत्र, मैप के थ्रू दिखाया है। ये है जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति के बारे में। आगे हम देखते हैं, देखिए इसमें दिया है कि साकची जो था कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। यह स्थान देखें तो बंगाल नागपुर रेल मार्ग पे काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पे था और साथ ही यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से जो त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ था, लोहा इस्पात उद्योग होगा तो और भी प्रकार के उद्योग विकसित होंगे। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ माने बड़े-बड़े इस्पात संयंत्रों के साथ साथ हमें लघु इस्पात मिल भी इसमें सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हम करते हैं। देखिए ये दिया है कि जो ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और एरी, ये 5 महान झीलें हैं यूएसए में। इन 5 झीलों में जो सुपीरियर झील है सबसे बड़ी है और अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर भी ये स्थित है सुपीरियर झील। ये भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में है, हम देखेंगे यूएसए का हो गया ये।
आगे दे रहा है कि जो पिट्सबर्ग है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पिट्सबर्ग। और पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं सभी उपलब्ध है। यहाँ पे कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क इसे मिनेसोटा राज्य से या मिनेसोटा के लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो कि पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है। परिवहन के लिए काफी उचित अनुकूल दशा प्रदान करता है। आगे दे रहा है कि यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से प्राप्त जल भी प्राप्त होता है इस क्षेत्र को। आज पिट्सबर्ग में बहुत बड़ी इस्पात मिल है और ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी घाटी है, इसके सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। यहाँ से स्थल मार्ग भी और जल मार्ग भी उपलब्ध है, तो ये दोनों द्वारा। यदि पिट्सबर्ग में देखें तो इस क्षेत्र में इस्पात मिलों हैं, मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने भी हैं। यहाँ रेल पटरी उपकरण, भारी मशीनों के उत्पादन में भी इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग हम वस्त्र निर्माण में करते हैं। उपयोग में लाए गए जो कच्चे माल है, उस कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे इसमें हम रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों प्रकार के रेशे हम प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट से प्राप्त किए जाते हैं। और मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान, ये सारी चीजें कृत्रिम रेशे के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट और कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बुरहानपुर में सूती व बड़ोदरा हम देखते हैं तो वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन आगे दे रहा है कि लेकिन हाथ से जो बने होने के कारण ये सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। तो इसलिए महंगा होता, जब हाथ से बनाया जाएगा तो समय अधिक लगेगा, तो उसका क्या होगा, मूल्य बढ़ जाएगा, तो महंगा पड़ेगा। इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण कर पाते थे अपने यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट के द्वारा। तो इस तरह से देखें तो हमारे भारत में पहला जो सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल स्थापित हुआ था, ये हुआ था मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। और कोषण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में काफी सहायक हुए। प्रारंभ में देखें तो प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास जो है शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन भी कम नहीं होता है, जितना कपास होता है उतना ही वस्त्र तैयार किया जाता है। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया, क्योंकि ढुलाई का इसको भी मतलब परिवहन का खर्च बच जाता है। तो इसके लिए ये नहीं था कि हाँ इसको स्थापित करने में निर्णय लेना पड़ेगा कहाँ पे किया जाए कहाँ पे नहीं किया जाए। देखिए, कोयम्बटूर, कानपुर और चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी और पानीपत ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं सूती वस्त्र उत्पादन के भारत में। आगे देखते हैं, देखिए जो भारतीय वस्त्र उद्योग है इसके कुल उत्पादन का लगभग 1/3 वस्त्र उत्पादन का लगभग 1/3 भाग क्या किया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है भारत का। आइए अहमदाबाद में देखते हैं। अहमदाबाद में भी बहुत सारे सूती मिलें हैं भारत की। तो देखिए, अहमदाबाद गुजरात में साबर नदी के तट पे स्थित है
और यहाँ 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी 1859 ईस्वी में। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई बुनाई के लिए आदर्श है यहाँ की अहमदाबाद की, क्योंकि सागर के तटवर्ती भागों में स्थित है और नदी भी है, साथ ही साथ साबरमती नदी। सपाट भूभाग है, भूमि की आसानी से उपलब्धता है, तो भूमि की उपलब्धता मिलों की स्थापना में काफी उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध भी कराते हैं और सुविकसित सड़कें हैं। रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नजदीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा भी प्रदान करता है। आगे दिया है कि लेकिन हाल के वर्षों में क्या हुआ है, जो अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्रों का केंद्र भी विकास और अहमदाबाद की जो मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना भी इसका प्रमुख कारण है। इन बहुत सारे बंद हो चुके हैं। नए वस्त्र केंद्र बनने की वजह से ये थोड़ा पीछे चल रहा है और ये जो मशीन, इसमें जो भी प्रौद्योगिकी जो मशीनें लगी हैं उसका नवीनीकरण न किया जाए तो फिर पुराने हुए मशीनें उतना अधिक तेज गति से काम नहीं कर सकती हैं, उन्नत किस्म के वस्त्र नहीं बना सकते हैं। तो ये भी कारण है कि यहाँ पे ह्रास देखने को मिल रहा है। ओसाका जो कि जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास नई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि भी उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोस्ट आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी यहाँ पे है, मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है ओसाका में और श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराता है। ओसाका का जो वस्त्र उद्योग है पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर ही निर्भर है, यानी यहाँ पे कहें कि वस्त्र निर्माण के लिए कोई कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। सारे के सारे कच्चे माल वस्त्रों के लिए आयात किए जाते हैं बाहर से। कपास मिस्र भारत, चीन, यूएसए से आयात कर देता है जापान और ये परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात कर देता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है वस्त्रों का। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।